नमस्कार, न्यूज रूम में लाइव में आप सभी का स्वागत है और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए एक एक करके चारों बड़ी खबरें आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं। आज के दिन की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में जो नई कार्यकारिणी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर ऐलान किया गया है, उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो कि चौंकाने वाले हैं, जिनको इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। ये नाम कौन कौन से हैं ये हम आपको बताएंगे और विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहे हैं कि ये बड़े चेहरे जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ जुड़े हैं, उनको इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं दी गई है। कुछ और भी चौंकाने वाले नाम हैं, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। धर्मांतरण के बारे में एटीएस ने एक बड़ा खुलासा किया है, किस तरीके से विदेशों के साथ इसके जो पूरे तार हैं वो जुड़े हुए हैं, कैसे फंडिंग विदेशों से करोड़ों की होती रही और कैसे संगठित तरीके से पूरा नेक्सस चल रहा था। इस पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये भी विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मनीष गुप्ता हत्याकांड में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो कि सीसीटीवी फुटेज उसी कृष्णा पैलेस होटल का है जहां पर इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद और अहम सवाल साफ तौर पर खुलते हुए या जुड़ते हुए साथ में नजर आ रहे हैं, क्योंकि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये वीडियो फुटेज किस तरीके से उसके साथ लिंक हो रही है या इसके आधार पर जांच आगे कैसे बढ़ेगी, ये भी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और चौथी खबर हम आपको बताएंगे लखीमपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार से ये पूछा गया है कि बताए कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर के एक पूरी स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो एक एक करके चारों बड़ी खबरें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और पहली बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं न्यूज रूम लाइव की। बीजेपी की तरफ से नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है और ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक बता रहे हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई लिस्ट को जारी कर दिया है, तो ये बड़ी खबर है। इसमें यूपी के कई बड़े नेताओं को कार्यकारिणी में जगह दी गई है। पहले ये जान लें आप कि ये कौन से नेता हैं। महेंद्र नाथ पांडे इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं, स्मृति ईरानी इसमें शामिल हैं, ब्रजेश पाठक का नाम है इसके अंदर जो कि कानून मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, अनिल जैन का नाम है, संजीव बालियान का नाम है, राजनाथ सिंह का नाम है, संतोष गंगवार, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सब नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा हैं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि बीजेपी की इस नई कार्यकारिणी में मेनका गांधी और वरुण गांधी को जगह नहीं दी गई है। एक और नाम है जो कि बहुत चौंकाने वाला है, कार्यकारिणी में विनय कटियार को भी शामिल नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये 3 बड़े चेहरे हैं जो कि सबसे अहम है ये जानना कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इनको जगह नहीं दी गई है। इसमें मेनका गांधी का नाम है, इसमें वरुण गांधी का नाम है, इसमें विनय कटियार का नाम है जो कि शामिल नहीं किया गया है। ये अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये इससे पहले रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। लेकिन इस बार जो नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया गया उसमें इन 3 बड़े नामों का जिक्र नहीं है, यानी कि उनको इसमें जगह नहीं दी गई है। और इसी पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रजनीश, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया, कुछ नए नाम भी हैं, कुछ ऐसे नाम भी हैं जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना रसूख रखते हैं, लेकिन जो 3 नाम हैं बहुत चौंकाने वाले, जिसमें मेनका गांधी का नाम शामिल नहीं है, उसमें वरुण गांधी का नाम शामिल नहीं है, विनय कटियार को उसमें जगह नहीं मिली है। जानकारी क्या है और इसके पीछे के कारण क्या है, क्यों राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इनको जगह नहीं मिली? जो नाम नए जुड़े हैं वो चौंकाने वाले नाम तो नहीं है, लेकिन जिनका नाम नहीं है वो जरूर नाम चौंकाने वाला है। वरुण गांधी की बात की जाए, मेनका गांधी की बात की जाए, विनय कटियार की बात की जाए। विनय कटियार का भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में एक लंबा समय रहा है। उनको बजरंगी नाम से जानते हैं और वो बजरंग दल की स्थापना भी किए थे और लगातार बजरंग दल की स्थापना में उनका बड़ा रोल था। और राम मंदिर का मुद्दा हो चाहे इस प्रकार का, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। और दूसरा और तीसरा जो नाम है मेनका गांधी, वरुण गांधी, जिस तरीके से लगातार वरुण गांधी किसानों के मुद्दे पर लगातार चिट्ठी लिखते रहे, या लखीमपुर खीरी का मामला हो, ये गन्ना किसानों को मूल्य, कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं अंदर खाने की खबर है। वरुण गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी में सब उनके हिसाब से ठीक नहीं हो रहा है। जो बैटिंग के लिए पिच चाहिए वो वरुण गांधी को मिल नहीं रहा है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रिश्तों में उनसे कहीं बात भी हो रही है। हालांकि क्या होगा वो 2022 का चुनाव बताएगा, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में उनको साइडलाइन किया गया है, केंद्र की राजनीति में उनको साइडलाइन किया गया है, क्योंकि वरुण गांधी का एक बड़ा नाम है, मेनका गांधी को नए मंत्रालय में जगह नहीं। एक चीज और मैं यहाँ पे जरूर समझना चाहूंगा, ठीक है, वरुण गांधी के बहुत सारे पुराने स्टेटमेंट हम लोगों ने देखे, खासतौर से किसान आंदोलन को लेकर के उन्होंने बहुत बातें ऐसी कही जो कि उनकी पार्टी की लाइन के बिल्कुल विपरीत थी या अगेंस्ट थी। लेकिन मेनका गांधी को जब हम लोग देखते हैं तो वो सुल्तानपुर में लगातार हम लोग को सक्रिय नजर आती हैं। इस तरीके का कोई स्टेटमेंट ऐसा उन्होंने नहीं दिया है जो कि पार्टी लाइन से कहीं अलग हो रहा हो। इसके अलावा विनय कटियार को भी शामिल नहीं किया जाना। ये जो 2 और नाम हैं इनको भी थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं और क्या वजह रही है कि इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं दी गई?
ये कहीं ना कहीं दबे जुबान से जो पुराने भाजपाई है, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर है, वो कहते हैं कि वो अडवाणी और अटल वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये नई भारतीय जनता पार्टी है और नई भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सबको काम करना पड़ेगा। चूंकि विनय कटियार प्रदेश अध्यक्ष रहे, विनय कटियार अडवाणी जी और जोशी जी के साथ सियासत में रहे, तो आपको मोदी और अमित शाह के हिसाब से अगर आप भारतीय जनता पार्टी में सियासत नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स पारी नहीं खेल पा रहे हैं, तो फिर ये तो बड़ा समस्या है। वो समस्या उनकी व्यक्तिगत हो सकती है, व्यक्तिगत इसलिए कह रहा हूं कि पुराने भी नेता है जो नए भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लिए हैं, कहीं ना कहीं उनका अभी भी सियासी पारी जारी है। लेकिन अगर विनय कटियार की बात मैं कह रहा हूं, रही बात मेनका गांधी, तो मेनका गांधी को जिस तरीके से एनडीए की जो पहले वाली मोदी जी के लीडरशिप में सरकार बनी थी, उसमें जो सम्मान दिया गया था, मंत्रिमंडल में उनको जगह दिया गया था, लेकिन ये वाली 2000 इसके बाद वाली जो 19 की सरकार होती है उसमें उनको कहीं जगह नहीं दिया जाता है। वरुण गांधी को कहीं संगठन में वो पद नहीं दिया जाता है जिसको वो उम्मीद लगा के बैठे थे। उनको समर्थकों को लगता था कि वरुण गांधी को संगठन में बड़ा पद दिया जाएगा। लगातार ये लोग हाशिए पर चल रहे थे। जो ये हुआ लगातार, लेकिन रजनीश, एक तो एक बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि तो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान होता है, ये 3 बड़े नाम नहीं है, लेकिन 2 इसमें ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं पॉलिटिकली। अगर हम लोग देखें, एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, जो माहौल है इस समय वो आप देख रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिल रही, तो क्या इसके रिफ्लेक्शन हमको अभी आगे देखने को मिलेंगे, या फिर जो सुगबुगाहट चल रही है कि कुछ और पार्टियों के साथ संपर्क में है, हो सकता है कि अब आने वाले 1-2-4 दिन में हमको ये भी सुनाई पड़े कि वरुण गांधी या फिर इन्होंने कोई दूसरा रुख अख्तियार किया है? क्या इस तरीके से देखा जाए? देखिए, अगर विनय कटियार की हम बात करें, वरुण गांधी की बात करें, विनय कटियार भारतीय जनता पार्टी में जब जरूरत थे तब उनकी बिरादरी का कोई भारतीय जनता पार्टी में उस कद का नेता नहीं था। ये कुर्मी बिरादरी से आते हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में जो पार्टियां राजनीति कर रही थी उनमें कुर्मी का बड़ा बड़ा चेहरा था, बेनी प्रसाद वर्मा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक कुर्मी चेहरे के तौर पर भी इनको प्रचारित किया था। रही बात वरुण गांधी की बात करें, मेनका गांधी की बात करें, अंदर खाने में क्या चल रहे, क्योंकि हमारा चैनल कभी सूत्र की खबर पे मोहर नहीं लगाया है, लेकिन जो अंदर खाने की खबर चल रही है ये तो पक्का है, कहीं ना कहीं रिश्ते में लोग बात जरूर कर रहे हैं। आप भी बात समझ रहे हैं, दर्शक भी सुन रहे हैं, वो भी बात समझ रहे हैं कि किस तरीके से बात हो रही है। तो कहीं ना कुछ उत्तर प्रदेश की ठीक है, चलिए रजनीश, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। हालांकि हाँ भाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो ऐलान किया गया उसमें इसमें वरुण गांधी का नाम शामिल नहीं है, मेनका गांधी का नाम नहीं शामिल है, लेकिन जो सुगबुगाहट चल रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर, अब देखना यह है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऐलान के बाद अब अगला स्टेप वरुण गांधी या मेनका गांधी का क्या होता है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी है, आपको बता दें कि एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है धर्मांतरण के मामले में। ये अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने यह बड़ा खुलासा किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। मोहम्मद कलीम को विदेशों से 20 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई। यह रकम बाहर से आई। उमर गौतम के साथ मिलकर के 17 सालों से धर्मांतरण का जो पूरा नेक्सस है वो चल रहा था, इसका खुलासा भी एटीएस ने किया है। हर धर्मांतरण पर मोहम्मद कलीम को विदेशों से इनाम मिलता था, यह जानकारी भी सामने आ रही है। इसके अलावा कलीम के ट्रस्ट जमीयते इमाम वलीउल्लाह को विदेशों से फंडिंग मिलती थी। ये बड़ी जानकारी और बड़ा खुलासा किया गया है एटीएस की तरफ से। तकरीबन बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ रुपए से हैं जो कि ट्रांसफर हुए हैं। धर्मांतरण के जरिए आरोपियों ने रिहायशी इमारतें भी बनाई हैं। इदरिस ने मुजफ्फरनगर में 60 लाख का मकान भी बनाया है। तो ये एटीएस की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है। वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। वरुण, बड़ा खुलासा एटीएस की तरफ से किया गया है। करोड़ों का जो हम ये देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस है वो बाहर से हुए हैं। क्या कुछ कहा गया जिस खुलासे में एटीएस के द्वारा? मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट में बहरीन से, खाड़ी देशों से 30 करोड़ से अधिक रुपए आए हैं, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, जो 1.5 करोड़ 75 लाख 50 लाख 25 लाख के किस्तों में है। अभी अभी एटीएस ने एक खुलासा और किया, एक गिरफ्तारी की है सरफराज जाफरी का। ये सरफराज जाफरी सह अभियुक्त मोहम्मद मौलाना कलीम का ये सहयोगी था। 2016 से लगातार इनके साथ धर्मांतरण के काम में लगा हुआ था। जाफरी का एकमात्र काम था लोगों को प्रलोभन दे के, धन का प्रलोभन दे के धर्मांतरण के लिए अपनी तरफ ले आना, उनको ले जाके मौलाना कलीम से मिलाना। तो कहीं ना कहीं अब एटीएस को एक कड़ी मिल गई है कि ये विदेशी फंडिंग बहरीन, खाड़ी देशों से हो रही थी। अब एक जो जांच का विषय होगा कि वो कौन लोग हैं, क्या वो भारत से। वरुण, एक चीज और बताएं, क्योंकि 17 साल से जो खुलासा भी एटीएस ने किया है वरुण, उसमें ये बताया गया है कि 17 साल से इस तरीके से ये जो पूरा धर्मांतरण का खेल है वो चल रहा था।
क्या 17 साल के अंदर ये जो 1.5 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हैं वो हुए हैं, या ये पिछले 1 साल या 2 साल का डाटा है? क्या इस विषय में कोई स्थिति स्पष्ट की गई है? और दूसरा ये भी बताएं कि ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्या इसके बारे में और कुछ डिटेल दी गई है कि इसका इन्वेस्टमेंट कहां हुआ, इसको कहां खर्च किया गया, किन कामों में लगाया गया? क्या इस विषय में कोई जानकारी? ये जो 30 करोड़ से अधिक की धनराशि इनके अकाउंट में आई हुई है बाहर से, वो 2-3 साल के अंदर की है और उसका कोई ये डेटा नहीं बता पा रहे हैं कि किस मद में आया। चूँकि आना तो कंफर्म हो गया, लेकिन ये व्यय कहाँ किए नहीं बता पा रहे हैं। कुछ जानकारी ज़रूर मिली है कि उसमें 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख करके ये कैश भेजे हैं। ये पैसा लोगों तक डायरेक्ट पहुंचाया गया है। इनके जो कार्यक्रम होते थे वहां पैसे लगते थे, वहां कार्यक्रम क्या धर्मांतरण की शिक्षा दी जाती थी या फिर किस लिए खर्च होता था, तो अभी ये बहुत कुछ नहीं बता पाए हैं। एक गिरफ्तारी जो अभी हुई है सरफराज जाफरी की, वो बहुत मायने रखेगी, क्योंकि वो 2016 से उसका एकमात्र काम ही यही था कि प्रलोभन देना, पैसे बांट के लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना। तो बहुत शुक्रिया वरुण इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब ये जो बड़े खुलासे हुए हैं, देखना यह है कि इसके और कनेक्शन किस तरीके से एटीएस के द्वारा आगे जोड़े जाते हैं, इसमें और क्या और बड़े खुलासे सामने देखने को मिलते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, गोरखपुर से बड़ी और अहम जानकारी है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि कई और राज को खोल रहा है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर से खबर है, मनीष गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है और मनीष गुप्ता को ले जाते हुए पुलिसकर्मी का ये वीडियो है जो कि वायरल बताया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज है। और सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सुशील, एक सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं होटल कृष्णा पैलेस का, क्या है इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर और उसको कितना अहम माना जाए इस पूरे प्रकरण के साथ, अगर हम इसको जोड़ के देखें तो? देखिए आयुष, निश्चित रूप से इस वीडियो के आने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है खुलासे की तरफ इशारा करता हुआ वो चीज़ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो जिस तरीके से आज अभी वायरल हो रहा है, उस वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि मनीष गुप्ता जो कमरा नंबर 512 के 3rd फ्लोर पे रुका हुआ था, उसे कमरे के बाहर ला करके लिफ्ट से पहले बरामदे में किस तरीके से घसीट करके लाया जा रहा है। अब ऐसे में आप उसके बॉडी को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से वो लस्त पड़ा हुआ है, यानी उसके शरीर में जान नहीं है और पुलिस वाले 2 हाथ पकड़े हुए, पैर पूरा जमीन पे गिरा हुआ है, पूरी बॉडी जमीन पर है। और उसमें एक दरोगा है और खुद जगत नारायण थाना अध्यक्ष जो है राम करताल, वो वहाँ मौजूद है और कुछ होटल के स्टाफ के जरिए कुछ सिपाही और वो दरोगा लेकर के उसे नीचे आते हैं। वो वीडियो बरामदे का वो वायरल मिल जाता है और वो वायरल होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात जरूर कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से अधमरे होकर के मनीष गुप्ता को वहां से ले जाया गया है और निश्चित रूप से जो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि मनीष गुप्ता के साथ क्या हुआ था, पुलिस की बर्बरता थी या क्या कुछ था, वो सारी चीजें अब जांच के बाद कुछ ही 1 से 2 दिन में वो पता चल जाएगा, क्योंकि एटीएस लगभग मंजिल के अपने करीब है और इसको लेकर के लगातार अब उन पुलिस वालों को भी दोषी मान रही है जो सूत्र की अगर बात करें, और उनके गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज को हम लोग एक अहम कड़ी के तौर पर देखें, क्योंकि इससे पहले भी कुछ वीडियोस हम लोगों ने देखा था कि सामने नहीं आ पाए थे और उसको लेकर के भी बहुत सवाल उठे थे। अब चूंकि इसमें क्लियर जो दिख रहा है कि एसआईटी की जांच के लिए एक बहुत अहम कड़ी होने वाला है, इसको इस तरीके से देखें। बिल्कुल आयुष, बिल्कुल सही कहा आपने कि एसआईटी के लिए ये वीडियो बहुत बड़ी कड़ी है और निश्चित रूप से शायद एसआईटी के पास इससे बड़ी और वीडियो होगी जो निश्चित रूप से साक्ष्य को प्रमाणित करता होगा, और इस तरह के वीडियो निश्चित रूप से एटीएस के पास होगी, तभी एटीएस पूरी कड़ी दर कड़ी पहुंच रहा है आगे। क्योंकि एटीएस ने जिस तरीके से अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है, होटल से लेकर के उस मानसी अस्पताल और मानसी अस्पताल से लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज और बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लेकर के उस ढाबे से लेकर के तमाम उन जगहों पर जाकर के उन सीन को रिक्रिएक्शन किया, यानी पूरी तरीके से उसको दोहराया गया कि उस रात में उतने तारीख को उस रात में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उन सारी चीजों को जो है पूरी तरीके से एक नाट्य रूपांतर के तौर पे उन्होंने देखा है। तो कहीं ना कहीं कई अहम चीजें होंगी और खासकर ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो सामने आया, उससे तो कहीं ना कहीं एटीएस की जांच में एक बड़ा खुलासा जरूर सामने आने वाला है। और एटीएस की कार्रवाई जिस तरीके से लगातार जो है एडिशनल कमिश्नर कह रहे थे कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी और इसमें किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, तो आने वाले वक्त में ये चीजें अब नजर भी आने वाली हैं। जी चलिए सुशील, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब ये जो नया सीसीटीवी फुटेज आया है, देखना यह है कि इसके आधार पर जो एसआईटी की जांच है वो और आगे किस तरह से बढ़ती है और ये कितना अहम साबित होता है अगर इस पूरे केस को आप देखें या इस कड़ी को इसके साथ जोड़ें। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह बड़ी जानकारी है। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस हिंसा के मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है, यानी कि स्टेटस रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं
और अब यूपी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी कि अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या हुई है। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच जज प्रदीप श्रीवास्तव करने वाले हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं प्रदीप श्रीवास्तव, जो कि इस मामले की जांच करेंगे। लखीमपुर हिंसा के 2 आरोपी भी इस बीच गिरफ्तार किए गए हैं, आशीष पांडे और लवकुश राणा। इनको गिरफ्तार किया गया है। स्टेटस रिपोर्ट चूंकि सबमिट करनी है, 2 गिरफ्तारी अभी तक हुई हैं। कुल 14 आपको बता दें कि नाम हैं जिनके नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और अब इनमें से 2 की गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी है। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई है और हिंसा के मामले की स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने तलब की है। तो ये बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार की तरफ से अब कदम भी उठाया गया है। खासतौर से गिरफ्तारी को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है उसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जो जानकारी फिलहाल अभी तक मिली है, कुल 14 लोग आरोपी हैं, इसमें से 2 की गिरफ्तारी अभी तक हुई है और कुछ और गिरफ्तारी होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है उत्तर प्रदेश सरकार से। अब ये स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से लेकर के अब तक क्या कार्रवाई की गई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सारी स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी होंगी और लखीमपुर हिंसा में अब जो स्टेटस रिपोर्ट है वो क्या राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, ये भी देखना होगा। लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी फिलहाल हुई है, जो जानकारी मिल रही है, और ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं। 2 शख्स आशीष पांडे और लवकुश राणा गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। ये दोनों ही जिनका नाम एफआईआर में था, इनकी गिरफ्तारी हुई है और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, प्रयास कर रही है गिरफ्तारी के। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी ये जानकारी सामने आई है। हालांकि एसआईटी का गठन किया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव इस पूरे मामले की निगरानी करेंगे एसआईटी की, और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं प्रदीप श्रीवास्तव, जो कि जिनकी निगरानी में ये एसआईटी अपनी जो जांच है उसको आगे बढ़ाएगी। तो बड़ी जानकारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में आदेश दिए हैं और यूपी सरकार को इसमें स्टेटस रिपोर्ट अभी देनी होगी। संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। संजय, 2 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में हुई है, अभी तक क्या जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, क्या अपडेट? हेलो संजय आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, सवाल दोहराएं सर। जानकारी सामने आई थी, कुल 14 लोग हैं जिनके नाम है एफआईआर के अंदर। जानकारी क्या है, अपडेट क्या है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी फिलहाल? ताजा अपडेट आपको बताना चाह रहे हैं कि मोनू मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था लखीमपुर हिंसा में, जिसमें आशीष पांडे और लवकुश राणा 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। और बताया ये भी जा रहा है कि आशीष के घर जो है समन भेजा गया है, पुलिस ने समन भेजा है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये गिरफ्तार होता है। हालांकि पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार छानबीन कर रही हैं। अभी चूंकि 11 लोग अभी बाकी हैं गिरफ्तार करने के लिए, तो लगातार टीमें जो है वो प्रयास में जुटी हुई हैं। जी संजय, क्या ये मान के चला जाए कि आज शाम तक ही या फिर बहुत जल्दी ये गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि आप बता रहे हैं समन भी भेज दिया गया है, यानी कि गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है उस ओर बढ़ती हुई जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो टीम है वो नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दबाव लगातार कहीं न कहीं सरकार पे है, पुलिस पे है, और लगातार विपक्षी पार्टियां जो निशाना साध रही हैं, उसको लेकर के कहीं न कहीं मुझे लगता है कि देर रात मोनू मिश्रा की भी गिरफ्तारी संभव हो सकती है। लेकिन अब चूंकि ये पुलिस के ऊपर है कि पुलिस कितना जल्दी गिरफ्तार करती है, और पुलिस का कहना यह है कि हम लगातार छानबीन कर रहे हैं। जी संजय, एक चीज और बताएं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इस मामले को लेकर के अब चूंकि सुनवाई शुरू कर दी है, हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट दे राज्य सरकार, वो बताए कि इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। क्या कहीं वो भी प्रेशर आपको नजर आ रहा है? इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि इस घटनाक्रम के 3 दिन बीतने के बाद आज 2 गिरफ्तारी हो रही है। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं लगातार जब से घटनाक्रम ये हुआ है, घटना के बाद से लगातार जो पक्ष है वो गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, और जो जिस तरीके से पुलिस जो है इसमें हिला हवाली बरत रही थी, उसको देखते हुए कहीं न कहीं कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है। और जब मामला कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद से चूंकि अपनी साख बचाने के लिए पुलिस ने 2 गिरफ्तारियां की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि मेन मोनू मिश्रा की गिरफ्तारी कब होती है और बाकी और लोग जो है उनकी गिरफ्तारी कब होती है। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि अभी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और अभी लगातार जो टीम है वो दबिश दे रही है। देखना यह है कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक टीम के द्वारा की जाती है। चलिए, इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।